हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम के निर्धारक डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैरिकुलम। तो यहाँ पर देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए मैंने लास्ट वीडियो में मतलब अभी जो बनाया था मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे और चौथा टॉपिक मतलब 6, 7, 8 और 1 घंटे से प्लस वीडियो जा रही थी ना, तो उसमें पता नहीं क्या मोबाइल हैंग कर गया कुछ, तो उस वजह से वो पूरा वीडियो चला गया। मतलब पूरी 1 घंटे से ज़्यादा जो कि लगभग 1.5 घंटे की देने वाला था मैं, और उसमें मोबाइल दिक्कत कर गया। इस वजह से मैं आपको बता दूँ फिलहाल जितना हो सकेगा उतना ही लंबा वीडियो बनाऊंगा। बहुत लंबा करने से अब उतनी देखिए मेहनत दोबारा हमें करनी पड़ेगी वीडियो को बनाने में। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम अपना टॉपिक देखेंगे पाठ्यक्रम के निर्धारक। पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मतलब फर्स्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत। शिक्षा विधि का दर्शन सिद्धांत का विकास किसने किया? तो किसने किया था दर्शन विधि का सिद्धांत? किलपैट्रिक ने किया था। प्लेटो ने अपना पाठ्यक्रम किन आधारों पर निर्मित किया था? तो प्लेटो ने अपना जो पाठ्यक्रम था वो किन पर? बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक तीनों पर निर्भर था उनका जो है, मतलब तीनों के आधारों पर निर्मित था उनका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। निम्न में से किन चलिए ऊपर बढ़ा दें। निम्न में से किन विद्वान ने शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया? तो किसने किया है? रूसो ने। मतलब वो प्रकृतिवाद के समर्थक थे और उन्होंने प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का दर्जा दिया है रूसो ने। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में कौन दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है? तो सबसे नवीन विचारधारा है कौन सी? प्रयोजनवाद। जैसा कि आपने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद पढ़ा होगा, लेकिन सबसे लास्ट और सबसे नवीन है प्रयोजनवाद, जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस विचारधारा की उपज है? तो किस विचारधारा की उपज है? यहाँ पर प्रयोजनवाद की विचारधारा की उपज है। अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारकों में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 4 कारक हैं, उनमें से एक नहीं शामिल है। कौन सा है वो? तो दूसरा अलग से रख दिया गया है यहाँ पर। तो सही विकल्प डी है। देखिए चालक, उद्दीपक, अभिप्रेरक और आवश्यकता। ठीक है, तो ये आवश्यकता इसमें नहीं दिया गया है, वो चारों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के, अब यहाँ व्यक्तित्व का क्वेश्चन आ गया। फिलहाल इसका कोई तर्क नहीं बनता व्यक्तित्व का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, है ना। कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो दोनों का मिश्रण होता है उसे उभयमुखी कहते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता जॉर्ज पाइन। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में क्या समाहित नहीं है? तो क्या समाहित नहीं हो बताना है। विद्यालय का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, सही बात है। पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिए, सही है। पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील व लचीला बनाना, सही है। पाठ्यक्रम बहिर्मुखी प्रभाव युक्त होना चाहिए। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था, सही है। सामाजिक पाठ्यक्रम, देखिए वैदिक कालीन आपने शिक्षा पढ़ी है उसमें पता होगा। तो सामाजिक पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, बिल्कुल सही। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान, बालक का प्रथम विश्वविद्यालय, सही है। क्रो एवं क्रो के शब्दों में शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या समाहित नहीं था? तो बुनियादी शिक्षा आपने पढ़ी है, उसमें क्या समाहित नहीं था यहाँ पर बताना है। तो जो चीज़ समाहित थी वो अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है इसको पता कर लेंगे। फिलहाल व्यवहारिक ज्ञान इसमें समाहित नहीं था, बाकी शारीरिक शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और आधारभूत कलाएं इसमें शामिल थी। चलिए अगला है, बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो बुनियादी शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा जो शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं बुनियादी शिक्षा में। इसको पढ़ रखा है आपने, है ना,
इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम परिवर्तन में दर्शन के प्रभाव में क्या शामिल नहीं है। जो पाठ्यक्रम परिवर्तन है उसके दर्शन के प्रभाव में क्या शामिल नहीं है। पाठ्य वस्तु पर दर्शन का आंशिक प्रभाव, तो आंशिक आ गया तो गलत हो गया, जबकि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो यही गलत मिल गया तो यही सही होगा। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, फिलहाल आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे पीडीएफ में। चलिए अगले प्रश्न पर है, जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियाँ मानी हैं। तो 4 अभिरुचियाँ जो मानी हैं उनमें से कौन एक शामिल नहीं है वो बतानी है। तो कलात्मक है, अभिव्यक्ति है, रचनात्मक कार्य करना है, खोज करना है और बातचीत करना, जो इसमें नहीं दिया गया उसकी जगह दिया है शारीरिक क्रियाएं। ये गलत है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यौन शिक्षा को किस दार्शनिक विचारधारा में प्रमुखता प्राप्त है। तो किस में प्रमुखता प्राप्त है यौन शिक्षा को? प्रकृतिवाद में सबसे ज़्यादा प्रमुखता, मतलब इसी में दिया गया कि यौन शिक्षा, ये जो यौन संबंध होते हैं या यौन इच्छाएं होती हैं वो प्रकृति की देन है, ठीक है, तो उसी पर फोकस करके बताया गया इसमें। नेक्स्ट है 17 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो शैक्षणिक परिस्थितियों व मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। तो यह कथन किसका है? ये कथन है प्रोट्रो का। फिलहाल इस लाइन पर मैं मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर क्लियर नहीं हुआ है, तो फिलहाल आप यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है तो इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है ब्रीफ कोर्स इन हिस्ट्री। ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यहाँ पर? मुनरो की। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण की अल्पकालीन प्रशिक्षण अवधि क्या होती है। तो जो शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जाता था बुनियादी शिक्षा के लिए, उसमें जो पूर्ण प्रशिक्षण था वो 3 वर्ष का था, जबकि यहाँ अल्प प्रशिक्षण की बात हो रही है, तो जो अल्प प्रशिक्षण था आपका वो 1 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्रीय एकता का एक दोष है। तो राष्ट्रीय एकता का दोष क्या है वो बताना है। राष्ट्रीय एकता में देश की भावना निहित होती है। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य होती है। राष्ट्रीय एकता में प्रांतीयता क्षेत्रीयता को बल मिलता है, ये गलत है। अगर एकता नहीं होगी तभी इन चीज़ों को बल मिलेगा, अगर है तो नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सीमा सुरक्षा के लिए है तो आवश्यक होती है, करेक्ट विकल्प बनेगा ये। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं भावात्मक एकता के संबंध में क्या असत्य है। तो क्या असत्य है वो बताना है। राष्ट्रीय एकता की एक भौगोलिक सीमा होती है, भावात्मक एकता की नहीं, ठीक है। भौगोलिक मतलब वो तो राष्ट्रीय की होगी, भावों की तो कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, करेक्ट है ये। राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता अनिवार्य है, सही है। शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के हेतु राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है, भावात्मक एकता को गौड़ स्थान। तो भावात्मक एकता अगर नहीं है तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, फिलहाल सबसे सही विकल्प सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पाठ्यक्रम विकास का एक प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य होना, या फिर अनुदेशात्मक प्रारूप, या फिर मूल्यांकन, या व्यक्तिगत विभिन्नता। तो करेक्ट विकल्प है व्यक्तिगत विभिन्नता, जो पाठ्यक्रम के विकास का प्रमुख घटक नहीं है, बाकी सारे प्रमुख घटक हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। जो पाठ्यक्रम परिवर्तन का क्या अर्थ है? एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन कर देना, मतलब पाठ्यक्रम में अगर परिवर्तन किया गया तो समझ लो संस्था में परिवर्तन किया गया। तो यह कथन किससे संबंधित है? हेल्डा टाबा से, ठीक है। तो फिलहाल ये अगले टॉपिक में आपको हेल्डा टाबा जी मिलेंगे, उनका ये है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? फेमस, बहुत ही फेमस है कथन ये अभिप्रेरणा। फिलहाल मोटिवेशन आपका इसमें क्वेश्चन आ गया है, तो व्यक्तित्व से मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है फिलहाल इसमें टॉपिक में कहीं नहीं दिया गया है ना, तो ये बनेंगे नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, ये आपको आगे काम देंगे यूपी टेट में। 25 नंबर प्रश्न है, किस विचारधारा में धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किया गया है ना। तो आदर्शवादी को, या फिर उपयोगवादी को, या फिर विरोजनवादी या प्रकृतिवादी। तो धार्मिक विषयों का पाठ्यक्रम में विरोध किन लोगों ने किया था? प्रकृतिवादी लोगों ने किया था। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया है, और
फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान में निहित मूल्य, और काफ़ी लंबा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में क्या मूल्य हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पढ़ना क्या है। पहली बात, अनुच्छेद जो आपके 12 से लेकर 35, मतलब मेन यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपके मौलिक अधिकार हैं या फिर मौलिक कर्तव्य बन सकता है। आगे फिलहाल क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मेन आपका उद्देश्य फिलहाल यहाँ पर पढ़ने की बात होती है तो अनुच्छेद 14 से 32 तक इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कहीं से भी यहाँ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और ये टॉपिक आपका यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होता है टीचिंग वाला, उसमें भी आगे आपको चूँकि देना है तो ये पता होना चाहिए मूल्य, ठीक है, संवैधानिक मूल्य क्या है। तो ये टॉपिक फिलहाल इसमें क्वेश्चन हमने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछ लिए गए हैं, लेकिन आपके इतने डीपली नहीं पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको बताते जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैंने मतलब इससे जब ये वीडियो मिल रही है, जब मैं इसको बना रहा हूँ, इससे थोड़ा सा पहले काफ़ी ज़्यादा देर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मतलब एक जबड़ा दर्द करने लगा है, तो इसलिए हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।